नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसिस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है जुलाई अगस्त सितंबर 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं ग्रहों की गोचर स्थिति का प्रभाव जीवन की प्रमुख चीज़ों पर करता हूं, जैसे कि करियर, बिजनेस आदि। साप्ताहिक राशिफल तो हर हफ्ते आते हैं, जो चंद्रमा के गोचर पर और उनका अलग अलग भावों और ग्रहों के साथ संबंध पर उसमें मैं विवेचन देता हूं। और बड़े ग्रहों पर तो गोचरीय स्थिति की वीडियो आती ही है, लेकिन बाकी भी यथासंभव मैं वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन इन सभी में से त्रैमासिक राशिफल एक बहुत विशेष स्थान ग्रहण करता है, क्योंकि जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना, कोई जादू की छड़ी, कोई अलादीन का चिराग नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शन की विद्या है, जिसमें ग्रहों की गोचरीय स्थिति को समझकर अपने जीवन को उसके स्वरूप में ढाला जा सकता है। क्या संभावितः अच्छा हो सकता है उसका फायदा उठाया जा सके, और सबसे महत्वपूर्ण है क्या संभावितः बुरा हो सकता है उससे बचा जा सके। तो जो लोग ये समझते हैं कि ज्योतिष का आधार ये होता है, स्पेशली राशिफल का, उनके लिए अवश्य वीडियोस बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि इसमें मैं आने वाले 90 दिनों के कालखंड पर एक चर्चा करता हूँ। और यकीन मानिए जो आने वाले 3 महीने हैं ये बहुत कुछ बदलने वाले हैं। जुलाई की बात करें तो यहाँ पे शुक्र केतु की युति होगी, जो थोड़ी कष्टकारी कुछ एरियाज में हो सकती है, लेकिन बदलाव भी लाएगी। जुलाई के महीने में ही बुध पतित हो जाएंगे, और जुलाई के महीने में ही गुरु और सूर्य की जोड़ी बनेगी आपके पंचम भाव में। इसको शिवराज योग कहते हैं। और जुलाई के अंत तक आते आते शनि जो आपके लग्न में बैठे हैं वो वक्री हो जाएंगे। अगस्त में शुक्र नीच के होंगे, बुध गुरु और सूर्य की युति बनेगी, और सूर्य ग्रहण भी लगेगा और चंद्र ग्रहण भी लगेगा। सूर्य ग्रहण आपके पंचम भाव में, तो वहीं चंद्र ग्रहण आपके 12वें भाव में लगेगा। और सितंबर में बुध उच्च के होंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीच भंग राजयोग बनेगा मंगल बृहस्पति का, जिसमें आपके लग्नेश इन्वॉल्व है। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है इस कालखंड में, और यही विवेचना मैं करने का प्रयत्न करूंगा कि क्या क्या बदलेगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि मीन है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से सूट लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का जुलाई के महीने के साथ। शुरू करते हैं जुलाई के महीने के साथ। पहला गोचर 4 जुलाई को होगा शुक्र का। शुक्र आपके छठे घर में आकर बैठ जाएंगे। छठे घर के शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते, मैं कई बार इस चीज को बताता हूं। अब यहाँ पे उनकी युति केतु के साथ भी होगी, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। एक चीज जो अच्छी हो रही है वो है विपरीत राजयोग, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके अष्टमेश है और छठे घर में विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो ये एक बहुत ही विशेष चीज है। ये एक ऐसा समय है जहां पर आपके जीवन में कई प्रकार के जो अटके हुए काम थे, शुक्र केतु में मैं आता हूं क्योंकि कई एरियाज पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी देंगे, लेकिन पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। तो शुक्र का विपरीत राजयोग छठे घर में, यानी कि लीगल प्रॉब्लम्स, अटके हुए काम, अटका हुआ पैसा। तीसरे घर के स्वामी उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में, यानी कि गति प्राप्त होगी। कई आपके जो पेपर वर्क का काम अटका हुआ है, लीगल काम अटका हुआ है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, पैतृक संपत्ति बेचना चाहते हैं, कोई बड़ी जमीन लेना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो शुक्र है वो आपके अष्टम के स्वामी हैं, तो वो चौथे से त्रिकोण भाव है। कभी कभी हम जब बड़ी जमीन की बात करते हैं तो अष्टम भाव को भी देखना पड़ता है। तो
नॉर्मल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात नहीं कर रहा, कभी कभी होता है व्यक्ति को बड़ी ज़मीन चाहिए होती है, एग्रीकल्चर लैंड चाहिए होता है। कई लोग आजकल प्लान करते हैं, केतु के साथ बैठकर भी यही दिखाते हैं कि कोई बड़ी ज़मीन चाहिए तो उसका योग बन जाता है। कई लोग प्लान करते हैं कि चलो पैसा वैसा कमा लिया, शहर में एक फ्लैट है या घर है, लेकिन रिटायरमेंट एक ऐसे खेत खलिहान में अपना बिताएंगे। कई लोग ऐसा करते भी हैं, मुश्किल होता है लेकिन करते हैं। तो ये उस प्रकार के अगर आपके प्लान्स हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शुक्र केतु ये युति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि दोनों ही विपरीत प्रकार के ग्रह हैं। शुक्र जहाँ अटैचमेंट है तो केतु डिटैचमेंट है। शुक्र माया है तो केतु वैराग्य है। शुक्र मेटलिस्टिक चीज़ें हैं तो केतु मिनिमलिस्टिक है। हाँ, केतु शुक्र को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन दोनों ही एक अलग प्रकार के ग्रह हैं, इसीलिए इन दोनों की युति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। अब देखिए, ये भाव सप्तम से 12वां है। शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक है, मांगल्य भाव के स्वामी है। तो सबसे पहला मैरिड लाइफ में एक डिटैचमेंट्स आना शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। और क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप के भी कारक हैं और पंचम से दूसरे में है, तो लव लाइफ में भयंकर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। छठे घर में शुक्र का आना ही कहीं ना कहीं इंटीमेसी की प्रॉब्लम दिखाता है, और जब वो केतु के साथ हो गए तो वो इंटीमेसी की प्रॉब्लम कई गुना बढ़ सकती है। अब ये फिजिकल इंटीमेसी भी होती है और इमोशनल इंटीमेसी भी होती है। भाई, आप आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आपके माता पिता भी होंगे, उन सबसे आप इमोशनली कनेक्टेड होंगे, पर अपने पार्टनर से जो इमोशनल इंटीमेसी प्लस फिजिकल इंटीमेसी होती है वो अलग प्रकार की होती है। वो और किसी से आप शेयर नहीं कर सकते, इसलिए उनको आपका पार्टनर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम दिख रही है, तो आई थिंक मैरिड लाइफ और लव लाइफ ये काफ़ी ट्रबल सम रहेगी। और कभी कभी ये होता है कि शुक्र केतु का छठे घर में आना व्यक्ति के जीवन को मानसिक रूप से नीरस भी बना देता है। कभी कभी ऐसा सबके जीवन में हुआ होगा, मैं बहुत यंग बच्चों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 20, 22, 23, 24, 25 साल तक तो पता ही नहीं चलता कि जीवन में क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं 30 के आसपास तक आके जीवन में थोड़ा सा आइडिया लगता है। तो जो 30-35 पार कर चुके हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जीवन में कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई लोन पड़ा है बहुत बड़ा, पैसों की दिक्कत है, प्रॉपर्टी भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में रस नहीं बचा। जीवन बहुत ही सेचुरेटेड सा लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं विदाउट एनी रीज़न, आप काम भी नहीं कर रहे। उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होता ही, और ज़्यादातर ये इमोशनल, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई इमोशनल एग्जॉशन हो सकता है। ये टाइम आपका वैसा ही जाएगा। तो इट ऑल्सो टेल्स कि आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, मे बी अपने लाइफस्टाइल में। हाँ, छठा भाव है तो आपको अपने लाइफस्टाइल वगैरह में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता होगी, तो इस चीज़ पर थोड़ा गंभीरता से ध्यान दीजिएगा। छठे घर में केतु शुक्र मेटाबॉलिक प्रॉब्लम दिखाते हैं। जिनको डायबिटीज़ वगैरह है, कोई मेटाबॉलिक इशू है, पैनक्रियाटिक इशू है, उनको बहुत ध्यान देना है। लेकिन छठे घर के शुक्र कभी कभी आपके अपने रिलेटिव से मतभेद भी करा सकते हैं, और केतु के कारण ये चीज़ें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये भाव जो है ये वाणी के स्थान से त्रिकोण भाव है, और ये मंगल जो है ये यहाँ पे नहीं है, ये इनको वृषभ में आ जाना चाहिए, मैंने गलत दिखाए हैं। तो ये मंगल का प्रभाव भी क्योंकि इन पर होगा, तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, स्पेशली जब आप अपने रिलेटिव से बात करें। ये कार्य क्षेत्र का भी एक भाव होता है संबंधित, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, तो करियर में भी आपके आपके काम थोड़े अटक सकते हैं, और शुक्र के कारण ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकती है। आई थिंक इस योग का सबसे ज़्यादा अगर आपको उपयोग करना है ना, तो बैठकर ये सोचिए कि आप जीवन में चाहते क्या हैं। कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी वो काम करते रहते हैं। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कर्म तो करने ही चाहिए। ईश्वर ऐसी ही कृपा करे सब पर कि अंतिम सांस तक काम करते रहे। आप देखिए कितने बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत एक्टिव रहे हैं, अंतिम सांस तक उन्होंने काम करने की चेष्टा करी है। क्योंकि वो कर्मठता तो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा जीवन में और चीजें भी, जैसे मैंने कहा, नीरस नहीं हो जाना चाहिए जीवन। जो लोग बहुत हाईली मोटिवेटेड अपने कार्य क्षेत्र में होते हैं ना, उनके जीवन में और चीजें भी होती हैं, वो और चीजों में भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ना कुछ और भी करते हैं, तभी वहां से वो ऊर्जा मेंटेन या बैलेंस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये समय ऐसा है
कि आपको अपने जीवन में बैठकर सोचना है कि क्या करना है, क्या आवश्यकता है और किस प्रकार से अपने जीवन को सुधारना है हर लेवल पर। अपने लाइफस्टाइल पर बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस महीने में, क्योंकि कई कमियां आपके लाइफस्टाइल में दिख रही हैं और ये टाइम है उसको सुधारने का एट मैनी लेवल्स। लेकिन मिश्रित सा ही दिख रहा है शुक्र का ये गोचर, कुछ जैसे मैंने कहा बहुत अटके हुए काम बन सकते हैं। इसके बाद होगा 7 जुलाई को बुध का गोचर, लेकिन ये गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि ये गोचर ऐसा है जहां पे बुध पतित होकर वापस गिर जाएंगे। बुध वक्री हो गए थे जून के अंत में, तो यहां पे क्या होगा ना, वो वक्री अवस्था में जाते हुए पीछे गिर जाएंगे। वैसे मैं कई बार इस चीज को समझा चुका हूं, लेकिन कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं। तो देखिए, एक राशि में, एक भाव में 30 डिग्री ही होते हैं। अब भाव चलित आदि में नहीं जाया कीजिए, मैं हमेशा कुछ लोगों को कहता हूँ। देखिए, कई चीज भाव चलित आदि है वो केपी वगैरह जो लोग यूज करते हैं उनमें ज्यादा वो उपयोगी होती है। पराशरी ज्योतिष जहाँ पे हम वर्ग कुंडलियां देखते हैं, जहाँ पे हम बहुत और चीजें देखते हैं, हमारे पास आरूढ़ भी होता है, हमारे पास वर्ग कुंडलियां होती हैं, कई प्रकार के बल होते हैं, तो हमें उनकी आवश्यकता नहीं। पराशरी ज्योतिष में लोगों को आती नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि लोग ज्योतिष सीखते ही उस तात्पर्य से कि एकदम आ जाए, वो नहीं हो सकता। इसलिए लोग शॉर्टकट्स मार के कोई फॉर्मूला वाली ज्योतिष बताते हैं, कोई कोई बताता है, नहीं हो पाती वो। लेकिन क्योंकि डीपली ज्योतिष को समझना होता है, तो यहाँ पे एक भाव मान के चलिए कि 30 डिग्री का है, तो अगर वो ग्रह आगे जाएगा तो अगली राशि में जाएगा या भाव में जाएगा। अगर वो वक्री है तो पिछली राशि में ही गिरेगा, अगर वो परिधि समाप्त हो गई। तो वैसे ही बुध पतित हो जाएंगे। एक पतित ग्रह बहुत वॉलेटाइल होता है, लेकिन कभी कभी वो कुछ अच्छा रिजल्ट भी देता है, कुछ बुरा भी देता है। अब यहाँ पे अच्छा रिजल्ट ये है कि यहाँ पे बुध पतित हुए 7 तारीख को और वो सूर्य के साथ बैठे हैं, चौथे घर के स्वामी हैं। कोई प्रॉपर्टी का आपका काम बहुत टाइम से अटक रहा था और सूर्य के साथ भी है, यानी कि जैसे लेट्स से आपकी कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो रही, म्यूटेशन नहीं हो रही, और दुनिया भर की चीजें होती हैं। आजकल प्रॉपर्टी को लेकर इतनी कन्फ्यूजन होती है। लैंड लेने जाओ तो वहाँ पे दुनिया भर के पंगे, रजिस्ट्री हो रही है तो कभी सीएलयू नहीं मिलता, ये नहीं होता, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऊपर से और चीज़ें बोल देते हैं कि रजिस्ट्री हो गई तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप ओनरशिप, बल्कि ऐसे ऐसे जजमेंट ज़्यादा है कि लोग और परेशान हो जाते हैं। जो प्रॉपर्टी लेते रहते हैं उनकी ये परेशानी बढ़ती है। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉपर्टी से संबंधित पेपर वर्क, लीगल वर्क, सरकार से जुड़, क्योंकि आप प्रॉपर्टी कोई भी लेंगे, अब आप इवन अगर आप जीपीए भी कराते हैं तो उसमें भी सरकारी तो आ ही जाता है ना योगदान। तो जो भी आपका सरकारी कोई डीड बनानी है, आपको गिफ्ट डीड बनानी है, विल बनानी है बच्चों के नाम से जिसमें प्रॉपर्टी का मेंशन है, तो सारे कार्य जो आपके बहुत टाइम से पेंडिंग थे, जैसे मैंने कहा रजिस्ट्री नहीं हो रही, आपको तकसीम करानी है वो नहीं हो रही, बहुत चीज़ें होती प्रॉपर्टी में। एक बार आपका कुछ काम ऐसा फंस गया तो बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये वो टाइम है, आपको अपने प्रॉपर्टी के काम जो है वो पूर्ण करने का मौका मिलेगा। लेकिन सप्तमेश पतित हुए चौथे घर में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ेगी और यहाँ पे इन लॉज के कारण बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, और आप दोनों के बीच में भी इमोशनल डिस्टर्बेंस, और ये चौथा भाव इमोशंस का ही है, तो यहाँ पे इमोशनल प्रॉब्लम दिख रही है। माता जी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव नहीं होगा। फिर से बता देता हूँ, 7 से 24 जुलाई बहुत इमोशनली अनस्टेबल टाइम हो सकता है, माता जी की सेहत के लिए अच्छा समय नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, स्पेशली अपने मदर की सेहत पर, अपने इमोशनल सेहत पर, अपने घर में जो माहौल है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये टाइम है जो थोड़ा आराम से काट लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद अच्छा, यहाँ से ये 10वें घर को भी देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी आपसे गलतियां बहुत होंगी, और बुध जो है वो बुद्धि के कारक है और राहु से दृष्ट है। कोई नई प्रॉपर्टी का अभी यहाँ पे डील मत कीजिएगा, पुरानी प्रॉपर्टी है वो सब अलग बात है, लेकिन सडनली किसी नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा बचिएगा। एटलीस्ट इस पीरियड में रहेंगे तो अच्छा है। इमोशनल लाइफ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और मैरिड लाइफ पर। इवन सप्तमेश है बिजनेस के भाव के स्वामी, तो बिजनेस में भी थोड़े अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि अपनी ही राशि में है तो बिजनेस में कुछ नए काम भी अचानक से मिल सकते हैं। लेकिन बाकी एरियाज पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।
बुध आदित्य योग तो बना हुआ है, लेकिन पतित और वक्री बुध है ना, वक्री बुध मतलब कि उल्टी खोपड़ी, और राहु का प्रभाव यानी कि इमोशनल लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो जाना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 16 जुलाई को सूर्य आ जाएंगे कर्क में, अच्छा है, शिवराज योग इसको कहते हैं। बृहस्पति और सूर्य पंचम भाव में बहुत श्रेष्ठ योग बनता है, नाम पहचान सब बनती है, थोड़ा एक प्रकार से आपको अलग लेवल की रिकॉग्निशन मिल सकती है। 10वें से अष्टम में सूर्य गुरु, कार्य क्षेत्र में नए रोल्स मिल सकते हैं। छठे घर के स्वामी लग्नेश के साथ लीगल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। और पंचम में सूर्य गुरु आपकी क्रिएटिविटी, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी आध्यात्मिक चेष्टा, आध्यात्मिक स्टडीज सब में लाभ मिलेगा। लेकिन छठे घर के स्वामी गुरु के साथ आ गए तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ी इंजरीज, पेट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन वगैरह तंग कर सकती है। तो ये मिश्रित है, दोनों ही मिलकर 11वें घर को देखेंगे तो इनकम को बढ़ाने का योग यहाँ पर बन जाता है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स में भी थोड़ा चीज़ों को समझने का अवसर यहाँ पर बन जाता है, तो ये ठीक ठाक है। हाँ, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि कारक और भाव दोनों ही सूर्य से प्रभावित हो गए, तो गर्भवती महिलाओं के लिए टाइम थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे तो यहाँ से बहुत रिलीफ मिलेगा, प्रॉपर्टी नहीं उसके बाद ले सकते हैं। मंगल क्योंकि यहीं पे आ रहे हैं, अभी हम जुलाई की बात करें, अगस्त के शुरू में ही मंगल आ जाएंगे, तब तो प्रॉपर्टी का आपका योग बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम 7 से 24 जुलाई मतलब एकदम जो इनिशियल पीरियड है 7 जुलाई के आसपास, वहाँ से 1-1.5 हफ्ते थोड़ा थम जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी लेना भी ऐसा नहीं कि आपने चुटकी जमे जाके ले ली। आप जाएंगे, पहले बयाना देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, फिर बाकी पेमेंट होती, तो वो भी लंबा प्रोसेस है। पर थोड़ा सा 7 जुलाई से 1 हफ्ता थोड़ा थम जाए तो अच्छा रहेगा। और ये जैसे ही बुध मार्गी होंगे तो थोड़ा आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो दोबारा बनेगा, माता जी की सेहत बेटर होगी, मैरिड लाइफ हो उसमें बेटरमेंट होगी, और जीवन का बैलेंस दोबारा आएगा। लेकिन 27 जुलाई को शनि महाराज वक्री हो जाएंगे। अब एक थोड़ा मार्गी हुए तो एक वक्री हो गए। यही तो जीवन की कहानी है कि एक लगता है कि एक दुख खत्म हुआ और एक सुख आया, वो सुख आया, साथ साथ में एक दुख ने अपना आपका दरवाजा खटखटा दिया। यही जीवन का सत्य है। जितना जल्दी हम इसको समझ जाए ना कि सुख और दुख साथ में ही चलते हैं, उतना ही जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस पे ही चीज़ें टिकी हैं। हम एक्सपेक्टेशन ही रख लेना कि यार हम यही एक्सपेक्टेशन ना रखें कि भी सब अच्छा ही होगा, हम ये सोच के चलें कि तो अच्छा बुरा चलता रहेगा। आप देखिए जो सुलझे लोग होते हैं ना जीवन में, वो ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और ना ही ज़्यादा कुछ बहुत बुरा हो जाता तो बहुत ज़्यादा गमगीन होते हैं। वो वही एक प्रकार, एक जो मोक्ष जीते जी होता है ना, वही होता है कि वो सम अवस्था में आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा जैसे ही बुध मार्गी होंगे, लेकिन फिर शनि वक्री हो गए। अब कोई ग्रह वक्री होता है तो बली होता है, लाभेश बली हो रहे, लेकिन 12वें घर के स्वामी भी बली हो रहे हैं ना, तो ये हेल्थ इश्यूज दिखाता है, जीवन में मंदता दिखाता है, स्लोनेस दिखाता है, क्योंकि ये कर्म भाव भी देखेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि एक अतिचारी ग्रह जो लग्नेश है उनको देख रहे हैं, तो ये ऑपोजिट फोर्सेस है। अब यहाँ पे ना अचानक से बहुत सारे निर्णय आप बदलने शुरू कर देंगे, ये भी करना है वो भी करना है, उस चीज से बचिएगा। थोड़ी मंदता तो आएगी, लेकिन ये अतिचारी बृहस्पति के कारण वो बहुत डेस्परेशन में बदल सकती है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये टॉपिक बड़ा है, लेकिन इस चीज का खास आपको ध्यान रखना है कि बहुत इम्पल्सिव नहीं हो जाना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एकदम सारे बदलाव नहीं करने, ये भी करना है वो भी करना है, उस चीज से बचिएगा वरना प्रॉब्लम्स रहेंगी। अदरवाइज देखा जाए तो ये जो शनि का गोचर है ये, क्योंकि अब ये आखिरी बार आपके लग्न में वक्री हो रहे हैं, क्योंकि अगले साल जून में ये हो जाएंगे आगे, यानी कि मेष में चले जाएंगे, फिर 30 साल बाद या 27-28 साल बाद आपके लग्न में आएंगे। तो ये ऐसा एक योग है जो आपको बहुत कुछ सिखाकर भी जा सकता है, आपको ऐसे जीवन का रास्ता दिखा के जा सकते हैं। शनि का भी देखिए अभी लास्ट 1 साल है आपके लग्न में, 1.5 साल तो निकल गया, यानी कि कहिए 65% टाइम निकल गया। जाते जाते शनि जो एकदम प्रॉब्लम्स लेके आए थे, और आपने जो मेहनत करी थी, इस चीज को समझिएगा, जो आपने पिछले 1.5 साल में मेहनत करी थी, अब वक्र अवस्था में पहले तो आपको गिनवाएंगे कि भैया गलतियां कहाँ पे हुई थी, और धीरे धीरे करके आपकी मेहनत का फल भी देना शुरू करें। लेकिन फिर से कहूंगा ये बड़ा टॉपिक है,
हाँ, बस मंदता आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। जो भी आप जुलाई के अंत में करने की सोच रहे हैं उसकी प्रिपरेशन पहले ही कर लीजिएगा। कहीं हाथ पे हाथ धर के बैठे कि चलो जुलाई के एंड में करेंगे, फिर नहीं होते काम। सेहत का ध्यान दीजिएगा, नसों की प्रॉब्लम, वीकनेस और बॉडी में वात की वृद्धि, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन हो जाना, बॉडी में बहुत पेन रहना, और ये ज़्यादा तंग शनि के वक्री होने के कारण हो सकता है। तो मिश्रित सा दिख रहा है जुलाई का महीना। अब चलते हैं अगस्त की तरफ। चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना भी काफ़ी बदलाव ला रहा है, लेकिन इसमें 2 ग्रहण लगेंगे, तो इससे थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। पहला गोचर शुक्र का होगा और वो कन्या में आ जाएंगे, नीच की अवस्था में हो जाएंगे। एक अच्छी चीज़ है कि छठे घर से निकल गए, क्योंकि छठे घर के शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, केतु के प्रभाव से भी निकल गए। अब यहाँ पे वो नीच की अवस्था में हो गए और वक्री शनि से दृष्ट हो गए। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। अष्टमेश और लाभेश समसप्तक, जिसमें एक वक्री और एक नीच, यानी कि जो 2 नंबर के काम करते हैं, जिनका गुप्त धन का सोर्सेस है, इलीगल प्रकार से काम अपने निकलवाते हैं और नॉर्मल से हटके उनके इनकम के सोर्सेस हैं, तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए अच्छा है और अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। तीसरे घर के स्वामी, 11वें घर के स्वामी, दोनों काम त्रिकोण, और काम त्रिकोण में शुक्र है और ये दोनों समसप्तक हैं, जिसमें से एक वक्री है और एक नीच का है। तो कोई बहुत पुरानी इच्छा यहाँ पे आपकी पूर्ण हो सकती है, जिसके लिए आपने बहुत वेट किया होगा। और क्योंकि शुक्र सप्तम में है, भले ही नीच के हैं, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा था और आप विवाह के लिए कोई व्यक्ति ढूंढ रहे थे, तो उसका भी योग बन जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि चीज़ें बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि शनि वक्री है, शुक्र भी नीच के हैं, लेकिन कभी कभी होता ना, एटलीस्ट कोई व्यक्ति ही मिल जाए जिनसे थोड़ा बातचीत आगे बढ़ पाए, भले ही एट अ स्लो स्पीड, तो उसका योग यहाँ पर बन जाता है। नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ एरियाज में प्रॉब्लम देता है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले मैरिड लाइफ, लव लाइफ की बात करी, तो शुक्र यहाँ पे भी सप्तम में नीच के ही हो रहे हैं और वक्री शनि का प्रभाव है, तो मैरिड लाइफ और लव लाइफ दोनों में ही प्रॉब्लम रहेगी। बल्कि अष्टमेश है, इस कारण से जब वो सप्तम में आएंगे तो मैरिड लाइफ में और भी अनिश्चितता बढ़ जाएगी। लव लाइफ में ट्रस्ट के इश्यूज, लव लाइफ में अटैचमेंट के इश्यूज रहेंगे, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। लेकिन सप्तम भाव बिजनेस का है और सप्तम से धन के स्वामी शुक्र बनते हैं, और यहाँ पे लाभेश से दृष्ट है जो वक्री है। हाँ, थोड़ी मंदता अवश्य रहेगी, लेकिन ये भी बताता है कि कुछ लॉन्ग टर्म काम मिल सकते हैं और आपको रीबिल्डिंग का मौका भी मिल सकता है अपने बिजनेस में। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग जॉब करते हैं, क्योंकि 10वें से सप्तम में शुक्र है, तो ये बताता है कि प्रमोशन के थोड़े बहुत चांसेस हैं, लेकिन प्रमोशन से ज्यादा ये दिखता है कि आपका श्रेय कोई और लेकर भाग जाएगा, यानी कि काम आपने किया, नाम किसी और का। तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में इसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। शनि शुक्र क्योंकि मित्र ग्रह है, तो सम सप्तक में इनका होना कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवश्य बनेंगी, आपको मिलेंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, शनि वक्री है जुलाई के अंत में, तो मंदता के लिए तैयार रहेगा कि चीजें थोड़ी सी स्लो स्पीड पे ही आगे बढ़ेंगी। इसके बाद गोचर होगा 2 अगस्त को मंगल का, और मंगल आपके चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे। यहाँ पे बुध के साथ उनकी युति कोई बहुत बड़ी तो नहीं होगी, बहुत बड़ी मतलब कि बहुत लंबे टाइम के लिए तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी 2-3 दिन तक है, तो जो डॉक्यूमेंटेशन आदि का काम आपका अटका था प्रॉपर्टी का, उसको करवा सकते हैं। मंगल में हमेशा कहता हूँ कि मीन के लिए एक योग कारक से कम नहीं है, तो धनेश का चौथे घर में आना, यानी कि घर में पैसा बढ़ना, लक्ष्मी भाव के स्वामी का चौथे घर में आना, घर में पैसा आना, और फिर से प्रॉपर्टी संबंधित कार्य खरीदनी हो, रेंट पे देनी हो, या फिर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ भी काम आपके अटके थे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है, उसका योग बन जाता है। ये मंगल शुक्र को भी देखेंगे और ये मंगल दोष भी है, तो जो मैरिड लाइफ में अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी, अब मंगल के प्रभाव के कारण उसमें उग्रता भी आ जाएगी, तो मैरिड लाइफ में कोई बहुत रिलीफ नहीं मिलता हुआ दिख रहा। ये मंगल 10वें घर को भी देखेंगे और 11वें घर को भी देखेंगे, तो एसेट्स की वृद्धि, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिलेगा। लेकिन मंगल का दिग्बल समाप्त है,
तो स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं उनको थोड़ी अथॉरिटी जमाने में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि लोग, भले आपका पद ऊंचा हो, आपकी बात को उतना महत्व नहीं दिया जाएगा। चौथे घर में मंगल है तो कलह कलेश हो सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा। तैयार क्या, आपको अवॉइड ही करने हैं जितना हो सके। क्योंकि मंगल सप्तम को देख रहे हैं और एक नीच का ग्रह यहाँ पे बैठा है। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ नई टेक्नोलॉजी, मशीनरी या कुछ, जैसे मैंने अभी रीबिल्ड शब्द का उपयोग किया था, अगर आप अपने बिजनेस में कुछ भी रीबिल्ड करना चाहते हैं तो उसका भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। बस उग्रता पर ध्यान दीजिएगा। ये मंगल को राहु भी देख रहे हैं, तो जो लोग विदेश में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा योग है। अगला गोचर होगा बुध का और वो कर्क में आ जाएंगे, ये भी ठीक ही है। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में गए तो राजयोग है, और लग्नेश को ज्वाइन कर लिया, बुध आदित्य योग बन गया। जो थोड़ा सा मन डाइवर्ट हो रहा था, जो थोड़ी नीरसता जुलाई में आई थी शुक्र के कारण, वो कम होगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, दोबारा आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि आप अपनी प्रकृति को, अपने विचारों को महसूस कर पाएंगे। और ये सारे ग्रह लाभ स्थान को देख रहे हैं, और धन स्थान के स्वामी मंगल भी लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज इस महीने अगस्त में बहुत बढ़ने वाली है। लेकिन 12 अगस्त को यहाँ पे ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पर। अमावस्या कब होती है? जब सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं। ऐसा नहीं कि हर अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग जाएगा, उसके लिए डिग्रीज और ये सब भी अनिवार्य होता है। लेकिन ये खगोलीय घटना की मैं बात कर रहा हूं। तो पंचम में देखिए सूर्य ग्रहण बहुत अच्छा नहीं होता। कुछ अच्छी चीजों की पहले बात कर लेते हैं। सोच बदलने का मौका मिलेगा, जॉब चेंज करने का अवसर मिल सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि बहुत आउट ऑफ द वे जाकर, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ सोचने का आपको मौका मिलेगा, कोई आइडिया आएगा। लेकिन अच्छा, ये सारे ग्रह जब ग्रहण युक्त हैं, बल्कि ग्रहण तो केवल सूर्य पे ही लगा है या सूर्य ग्रहण है, लेकिन बाकी ग्रह भी इन्वॉल्व हो गए ना, इसमें लग्नेश भी इन्वॉल्व है, छठे घर के स्वामी भी इन्वॉल्व है, तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज, स्पेशली पेट की प्रॉब्लम्स, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम। तभी हमारे तो कहते भी है ना कि जब ग्रहण हो तो बाहर का खाना कुछ दिन नहीं खाना चाहिए। और ये सारे ग्रह क्योंकि लाभ स्थान को देखेंगे, तो फिर से कहूंगा इनकम में बढ़ोतरी, इनकम को बदलने का मौका मिलेगा। लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पंचम का ग्रहण ब्रेकअप करवा सकता है। और सबसे केयरफुल रहना है उन महिलाओं को जो गर्भवती हैं, क्योंकि पंचम में ग्रहण है, पंचम में बुध है, पंचम में सूर्य है, अच्छा नहीं है, और पंचम में कारकेश भी है। तो अगर आप गर्भवती हैं तो इस पीरियड में बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्तम से लाभ में इतने सारे ग्रह और ग्रहण युक्त, 12 तारीख के आसपास कोई बिजनेस में रिस्क नहीं लेना। हाँ, 10वें से अष्टम में ग्रहण का लगना कभी कभी सडन जॉब लॉस करवा सकता है। तो सबके लिए नहीं होगा, ये बहुत कम लोगों के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे दो कारण से जॉब जा सकती है। एक, आपने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया कि भैया वो माफी के लायक ही नहीं, या फिर सडनली कंपनी में कुछ चेंजेस बड़े आ गए उसके कारण। लेकिन वो बहुत कम लोगों के लिए होगा, बस थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। तो ये मानसिक रूप से जो सूर्य ग्रहण है ये थोड़ा प्रभावित करेगा। सरकारी काम पूर्ण कर लीजिएगा, उसको ज्यादा अटकाइएगा मत। इसके बाद 17 अगस्त को सूर्य का गोचर होगा, वो छठे घर में आ जाएंगे। अच्छा है एक प्रकार से, क्योंकि छठे घर के सूर्य अच्छे होते हैं, विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो ये भी श्रेष्ठ है। और केतु के साथ बैठे हैं तो ये फिर से ग्रहण दोष हो गया। लेकिन अपने पेंडिंग सरकारी कार्य करने के लिए अच्छा मौका है। पिताजी की सेहत का ध्यान दें, बॉसेस से संबंध पर ध्यान दें, क्योंकि दोनों में ही दिक्कत आ सकती है। ज्यादा उत्सुक ना हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करें। 22 अगस्त को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे, फिर से बुध आदित्य योग बनेगा। फिर से लीगल काम, लिखा पढ़ी के काम, डॉक्यूमेंट के काम, ये पूर्ण कराने का बहुत अच्छा मौका है। कोई अदालती कार्रवाई चल रही है, कोई पैसा फंसा हुआ है, अपनी स्किल को अपग्रेड करना है, इन सब में अच्छा योग मिलेगा। फिर 28 अगस्त को दोबारा एक ग्रहण लगेगा, लेकिन ये ग्रहण 12वें घर में लगेगा, चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण जब अमावस्या पर लगता है तो चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्णिमा पर।
12वें घर का ग्रहण भी सबसे पहले आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर कोई ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दें। लेकिन 12वें घर में ग्रहण तो ये कभी कभी बहुत मैसिव चेंज भी ले आता है। व्यक्ति को अचानक से अपनी प्रॉब्लम, जिसमें वो एक लूप की तरह फंस गया था, उससे निकलने का मौका भी मिल सकता है। और 12वें घर में ग्रहण जब राहु इन्वॉल्व है तो विदेश के काम आपके जो अटक रहे थे उसको, उसके निवारण करने का कोई मौका भी मिल सकता है। लेकिन मेंटल से सेहत और फिजिकल सेहत दोनों के लिए ये योग कोई बहुत अच्छा नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि अगस्त के महीने में ग्रहण के आसपास, दोनों ही जो लग रहे हैं, पहला 12 को फिर 28 को, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दें। कोई बड़े निर्णय ना लें और खर्चों पर भी नियंत्रण करें। पहला तो मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई थी, यहाँ पे स्पेशली आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना है। और क्योंकि राहु का प्रभाव है तो इल्यूजन डिल्यूजन भी आ जाती है, तो किसी की बातों में आके कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। लेकिन अपने को बदलने का बहुत बड़ा मौका यहाँ पे आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये था अगस्त का हाल। थोड़े ग्रहणों के जो 2 लग रहे हैं उसके कारण थोड़ी स्थिति बदल सकती है। मैं यही कहूँगा कि क्योंकि पंचम भी सोच का भाव है, 12वां भाव बदलाव का भाव है, तो कहीं ना कहीं अगस्त का महीना आपको अपनी सोच को बदलने पर मजबूर करेगा। मिश्रित सा महीना थोड़ा दिख रहा है। चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना बदलाव लेकर आएगा काफ़ी। पहला गोचर शुक्र का ही होगा और वो आपके 8वें घर में आकर बैठ जाएंगी। तुला में स्वराशि के हो गए, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और राहु के प्रभाव में है। सारी ही चीज़ें अच्छी हैं। अष्टम के शुक्र कोई बुरे नहीं माने जाते, एक दो चीज़ों को छोड़कर। साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है, ऑकल्ट के लिए अच्छा टाइम है, गुप्त धन की वृद्धि, स्पेकुलेटिव मार्केट्स। राहु का प्रभाव है तो अपनी इंट्यूशन से थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जाके पैसा कमाने का बहुत योग बनेगा। तीसरे घर के स्वामी अष्टम में है, जो बाय हुक या बाय क्रुक अपने कामों को पूर्ण करने का योग बनता है। और विपरीत राजयोग शुक्र का बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा है। पैतृक संपत्ति हो, विल हो, इंश्योरेंस हो, इन सब से पैसा मिलना। खैर, जब इंश्योरेंस से पैसा मिलता है तो उसका कारण कोई बहुत अच्छा यूजली नहीं होता, लेकिन फिर भी धन तो धन है। तो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। राहु का प्रभाव भी शुक्र पर बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, राहु केतु बहुत अच्छी जोड़ी नहीं है, लेकिन शुक्र केतु बहुत अच्छी जोड़ी नहीं है। राहु और शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अष्टम के शुक्र व्यक्ति को अपने करियर या अपने बिजनेस में कुछ नई चीज़ों को इंक्लूड करने का मौका देता है। बिजनेस में भी कुछ नए प्रोडक्ट सर्विसेज, करियर में कुछ नए आइडियाज़ और कुछ नई स्ट्रीम्स को या कुछ नई स्किल्स को इंक्लूड करने का मौका दे सकता है। ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अष्टम के शुक्र देखिए मैरिड लाइफ के लिए पूरा ही 3 महीने का कालखंड बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। पहले इंटीमेसी की प्रॉब्लम, और ये अष्टम के शुक्र चीटिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मॉरलिटी के इशू, बहुत कुछ दिखा रहा है। तो आई थिंक स्ट्रगल रहेगा। मैरिड लाइफ में एक स्ट्रगल दिख रहा है। 3 महीने बहुत रिकवर नहीं होता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये शुक्र धन स्थान को देखेंगे तो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। 7 सितंबर को बुध का गोचर होगा और बुध कन्या में आ जाएंगे। ये भी ठीक ही है, भले आपके बाधकेश है। देखिए, एक चीज को बोलना, पकड़ के बैठ जाना कि बाधकेश है तो सब खराब करेंगे, ऐसा नहीं है। बाधकेश है, पर 2 केंद्रों के स्वामी भी तो हैं। कई बार अब कुछ लोग ज्योतिष को एक ही प्रकार से समझते हैं कि बाधकेश पकड़ लिया, सीख लिया तो वही बाधकेश बोलना शुरू कर दिया। नहीं, एक ग्रह के बहुत पोर्टफोलियो होते हैं। अब मेष लगने की कुंडली में मंगल लग्नेश है और अष्टमेश भी है, तो मंगल खराब हो गए। वृषभ लगने की कुंडली में वृषभ यानी कि शुक्र लग्नेश भी हैं और छठे घर के स्वामी भी, खराब हो गए। कुंभ लगने की कुंडली में शनि 12वें घर के स्वामी भी है लेकिन लग्नेश भी है, तो शनि खराब हो गए। ऐसा नहीं होता, ज्योतिष ऐसे नहीं होती, वो एक पोर्टफोलियो है उनका, और वो केंद्र के स्वामी भी है। तो केंद्र, अब यहां पे देखिए कितनी अच्छी अवस्था है सितंबर में। आपके सारे ही केंद्रों के स्वामी उच्च के हैं। कितना रेयर होता है ये, रेयर होगा ही, क्योंकि चलिए बुध तो उच्च के हो जाते हैं साल में करीबन एक बार, अगर मान के चलें तो, लेकिन बृहस्पति तो 12 साल में, तो दोनों केंद्रों के स्वामी उच्च के, ये तो बहुत रेयर होता है। तो सितंबर तो आपके लिए बहुत
लाइफ चेंजिंग इवेंट ला रहा है, क्योंकि पहले अष्टम में एक ग्रह उच्च चुका हुआ, विपरीत राजयोग बनाता है यानी कि बदलाव। फिर सप्तमेश उच्च के हो गए और लग्नेश अभी उच्च के, यानी कि सारे केंद्रों के स्वामी। बिजनेस में बहुत लाभ, जो प्रमोशन रुकी हुई थी उसके योग बनते हैं, और जीवन में रिकॉग्निशन मिलेगा, फेम पॉपुलैरिटी सब कुछ प्राप्त होगा, पद बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। बहुत अच्छा योग है ये। वक्री शनि को दोनों ही ये ग्रह काउंटर करते हुए दिख रहे हैं। और बुध का प्रभाव अच्छा है तो आपके लीगल काम, डॉक्यूमेंट के काम, स्टूडेंट्स के काम बनने शुरू हो जाएंगे। विवाह का योग बन जाता है क्योंकि सप्तम में उच्च के हैं, और इस समय शुक्र भी की भी स्थिति ठीक है। वैवाहिक जीवन अलग चीज है, लेकिन विवाह होने के योग एटलीस्ट बन रहे हैं। 18 सितंबर को बनेगा बहुत श्रेष्ठ योग, नहीं इससे पहले 17 सितंबर भी है। 17 सितंबर को सूर्य का गोचर होगा और वो कन्या में आकर बैठ जाएंगे, ठीक है। बुध आदित्य योग बन रहा है। हाँ, ये जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना, उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि छठे घर के स्वामी सप्तम से 12वें के स्वामी सप्तम में आकर बैठ गए सप्तमेश के साथ, तो ये प्रॉब्लम है। मंगल भी देखेंगे अभी एक दिन के लिए तो देख ही रहे हैं, वक्री शनि का प्रभाव भी है। तो कुछ लोग यहाँ पे ना सेपरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, जिन्होंने सब कुछ करके देख लिया, अब वो उन्हें बोल दिया कि अब हमने हार मान ली है, तो वो ऐसे लोग थोड़ा सेपरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन बाकी तो बुध आदित्य योग का बनना बिजनेस के लिए भी अच्छा है, प्रमोशन के लिए भी अच्छा है, और लीगल कामों को पूर्ण करने के लिए भी अच्छा है। इसके बाद बनेगा 18 सितंबर को नीच भंग राजयोग, मंगल और बृहस्पति का सालों में एक बार बनने वाला राजयोग है ये। अब आप कहेंगे कैसे? मंगल तो देखिए हर 1.5 से 2 साल में नीच के हो जाते हैं, और उनका नीच भंग चंद्रमा से भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर 1 महीने में पूरा कालचक्र पूरा कर लेते हैं। तो मंगल तो करीबन 40-45 दिन के लिए एक राशि में रहते हैं, तो चंद्रमा एक बार यहाँ पे भी आएंगे मंगल के साथ गोचर में, एक बार यहाँ पे भी आएंगे, तो नीच भंग हो गया। लेकिन उनका नीच भंग यहाँ पे उच्च के बृहस्पति से हो रहा है, और ये 12 साल में एक बार हो सकता है, तो ये बहुत श्रेष्ठ है। पहला तो यहाँ पे आपके भाग्येश और लग्नेश साथ में है, और वो भी ये पूरा त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, बृहस्पति ने किया ही हुआ था, भाग्य बहुत साथ देगा। नीच भंग, मैं कई बार इस चीज को बोलता हूं, 2 योग आज की कुंडली, आज के टाइम में अगर आपकी कुंडली में है, पहला प्रॉपरली बना हुआ नीच भंग, इससे प्रॉपर नीच भंग नहीं हो सकता कि एक ग्रह उच्च का, सबसे स्ट्रांग यही होता है। इतनी डेफिनेशन नीच भंग की बना दी है कि यहां से केंद्र में बैठ जाए, डिस्पोजिटर केंद्र में आ गया तो नीच भंग हो गया, और भी पता नहीं कितनी डेफिनेशन है। प्रॉपर नीच भंग यही है सबसे उच्च कोटि का, कि एक ग्रह उच्च का है, दूसरा नीच का है, या नीच का है उच्च का है। इसके बाद मैं कहूंगा कि एक ग्रह नीच का है, उस पर एक स्वराशि ग्रह की या उच्च के राशि के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। बाकी मेरे हिसाब से केवल दिल बहलाने वाली चीजें हैं, यही प्रॉपर नीच भंग होता है। विपरीत राज्यों को नीच भंग, विपरीत राज्यों की भी परिभाषा होती है कि वो किस प्रकार, आप कुंडली में विपरीत राजयोग बना हुआ है, और जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है वो अस्त है, सूर्य के बहुत निकट है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो जो योगों के बहुत कैंसलेशंस हैं, लेकिन ये आपका बहुत प्रॉपर नीच भंग बना हुआ, और ये नवम से नवम में है, नवमेश इन्वॉल्व है। भाग्य पलट जाएगा, यहां पर भाग्य पलट जाएगा। जो महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पा रही थी उनके लिए अच्छा योग है, स्पेशली अगर आप मेडिकल इन्वॉल्वमेंट करते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जिनके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है। कार्य क्षेत्र में 10वें से अष्टम में यहाँ पे मंगल, और 10वें से 12वें के स्वामी है, तो ट्रांसफर का और जॉब चेंज का योग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लग्नेश आपके भाग्येश के साथ है, और मंगल योग कारक से कम नहीं है, और ऐसा नीच भंग यानी कि जीवन की अवस्था ही बदल जाएगी। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, धन सब कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। और मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, और यहाँ पे बृहस्पति लग्नेश है और चौथे से सप्तम के स्वामी है, तो प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत अच्छा योग है। रेंटल इनकम बढ़ानी हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, हर चीज के लिए बहुत श्रेष्ठ योग है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना आपके लिए कम है,
लाभ उठाइए, इसका श्रेष्ठ योग है। अ, विचार बदलेंगे, क्रिएटिविटी रहेगी, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। ये मंगल और गुरु दोनों ही 11वें घर को देख रहे हैं। सडन इनकम ग्रोथ, मतलब कि अभी रिसेंटली भी योग ऐसे बने थे कि आपकी इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, तो सडन अपॉर्चुनिटीज टू मेक बिग इनकम। ये ऑब्वियसली मैं मंगल पे हमेशा वीडियो बनाता ही हूँ, तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी प्रभावशाली योग होगा। क्योंकि साप्ताहिक ये त्रिमासिक में मैं टच ही करता हूँ कि ना एक आइडिया देने के लिए। उसके बाद अब जैसे वक्री शनि है, उनका टॉपिक इसमें कवर नहीं हो सकता, उसी प्रकार से ये नीच भंग भी पूरा इसमें कवर नहीं हो सकता, तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये बहुत अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। हाँ, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं, इन अ वे अच्छा भी होगा कि जिनके रिलेशनशिप में कोई वैल्यू नहीं होगी ना, बस नाम मात्र आकर्षण आदि के लिए, उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। अधिकतम रिलेशनशिप आज की डेट में कैसे स्टार्ट होते हैं? आकर्षण से, फिजिकल आकर्षण। क्या उसकी वो कितना रह जाता है वो आकर्षण? आपने अगर एक बार आप इंटीमेट भी हो गए, कई बार होता है कि एक बार इंटीमेसी के बाद ही जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। ये बहुत लोगों के साथ होता है। इसके पीछे साइंस भी है, साइकोलॉजी भी है। जब तक कुछ प्राप्त नहीं होता, डोपामाइन इफेक्ट होता है। जब वो प्राप्त हो गया, अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आज की डेट में इसलिए तो रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से सबको वैलिडेशन चाहिए, सबको डोपामाइन इफेक्ट चाहिए, एवरीवन इज चेजिंग समथिंग न्यू। आज मैं यंगस्टर्स की, जो जेनजी वाले लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, बहुत परेशान है लोग। आप उनसे बात करके देखिए, क्योंकि रिसेंटली 2-3 सालों में मुझे जेंस, क्योंकि ऑब्वियसली लोग कुंडली दिखाते हैं अपनी 25 के बाद ही ज़्यादातर यूज आते हैं। अब क्योंकि वो जेंजी वाला टाइम आ गया कि हाँ, मुझे थोड़ी जेंजी की 2000 के बाद की कुंडलियाँ भी अब पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से ज़्यादा मिलने शुरू हुई हैं। तो कहीं ना कहीं उनका वे ऑफ थिंकिंग समझ आ रहा है। बाकी भी घर परिवार में कहीं पे कुछ यंगस्टर्स होते हैं, उनसे बात करने का मेरा प्रयास रहता है, तो उनकी अ, एक साइकी को समझने का प्रयास होता है मेरा कि क्या चल रहा है आजकल। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पे यंगस्टर्स बहुत परेशान हैं, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पे अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई वैल्यू नहीं है तो खत्म हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो अच्छा ही होगा। और ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहा था रिलेशनशिप में, उनका रिलेशनशिप स्टार्ट भी हो सकता है। तो ये नीच भंग बहुत अच्छा है, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, सौभाग्य, हर चीज के लिए अच्छा है। ध्यान ये दीजिएगा कि नवमेश है तो पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। ये टाइम ऐसा भी है जब आपको धार्मिक चीजों में कुछ योगदान करने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल करिएगा। कि तो मैंने शायद कहा भी था बृहस्पति के वीडियो में कि अगले 1 साल हो सकता है आपको धार्मिक कार्यों में जुड़ने का मौका मिले, मंदिर प्रतिष्ठा का कहीं मौका मिले, कोई मूर्ति प्रतिष्ठा का मौका मिले, कहीं आसपास मंदिर बन रहा है उसमें योगदान का मौका मिले। ये भी ऐसा ही टाइम में बिल्कुल करिएगा। बस भाई बहनों से संबंध का ध्यान दीजिएगा, कारक है भाई बहनों के। लेकिन अदरवाइज तो देखा जाए अच्छा ही। अब ये मंगल अष्टम में बैठे शुक्र को देख रहे, तो ये धन बढ़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव और मंगल लाभ और अष्टम को कनेक्ट कर रहे हैं, और वो दूसरे घर के स्वामी भी हैं, तो ये पनफरा भाव एक्टिवेट हो गए। दूसरे के स्वामी है पंचम में बैठे हैं, 8वें को देख रहे हैं, 11वें को देख रहे हैं, 8वें घर के स्वामी को भी देख रहे हैं। तो पनफरा, ये सितंबर तो धन प्राप्ति के लिए बड़े ही अलग लेवल पर आपका यहाँ पे ओनली ऐसा नहीं दिख रहा कि आपका पैसा, कि भाई आपको कुछ पैसे का लाभ मिलेगा, वो तो है ही। आपको पैसे कमाने और बढ़ाने के साधन प्राप्त होंगे। एक और गोचर है बुध का, बुध अष्टम में आ जाएंगे और स्वराशि के शुक्र के साथ बैठे हैं, तो अष्टम के बुध भी धन प्राप्ति के लिए, अष्टम के बुध तो बल्कि बड़े मात्रा में धन देते हैं, बहुत गुप्त धन, बड़ा धन, या जिनके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं ना, कई कुंडलियां हैं मेरे पास जिनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। अष्टम के बुध, अष्टम के शुक्र, ये कॉम्बिनेशन होता है। अष्टम में राहु शुक्र, अष्टम में बुध राहु, सिंपल सा व्यक्ति होगा, उसके उसके नाम पे इतने सारे बिजनेसेस चल रहे होंगे। क्योंकि देखिए बुद्ध को व्यापारी बुद्धि कहा गया है, इसलिए बुद्ध की अनिवार्यता, लोग कभी कभी यही प्रॉब्लम करते हैं जब बिजनेस के बारे में सजेशन देते हैं जो एस्ट्रोलॉजर। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, नहीं मैं कोई सबसे श्रेष्ठ हूँ, लेकिन रूल्स होने चाहिए, पता होने चाहिए।
तो बिना बुध को देखे बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है, बहुत खराब है, तो बिजनेस चलने की संभावना कम होती है, क्योंकि व्यापारी बुद्धि और बिजनेस बुद्धि से ही चलते हैं। तो इस प्रकार का गोचर है। सितंबर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। जुलाई अगस्त भी ठीक ठाक है, लेकिन सितंबर कह सकते हैं कि एक लाइफ अल्टरिंग कई एरिया में, स्पेशली नीच भंग के कारण, बहुत लाभपूर्ण स्थिति में आपको ये रिजल्ट आपको देगा। इनकम के सोर्सेज बहुत बढ़ते हुए दिख रहे हैं मीन के लिए। तो ये था एक प्रभाव 3 महीने का। अब उपाय की बात कर लेते हैं। पहले कुछ दान की चीजें। किसी भी मंदिर में आपको बादाम, नारियल, घी और गेहूं के आटे का दान करना है। एक तंत्रोक्त उपाय है, आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है जिसपे ढक्कन लगा हो, उसमें तिल का तेल, गौमूत्र, कोई भी एक सिक्का, जौ के दाने और पीली सरसों, ये मिलाकर रख दें, उसमें उसको बांध दें और एक पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाएं। ये सारे उपाय आपको किसी एक बृहस्पतिवार को करना है। पंचामृत में थोड़ा केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और महादेव को बर्फी का भोग लगाएं और ओम भवाय नमः, ओम भवाय नमः, भू धातु से बनता है ये शब्द, ओम भवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें महादेव के आगे। गौशाला में फलों का दान और धन का दान करें। किसी भी वृद्धाश्रम में खाने के सामान का और धन का दान करें और किसी भी मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान करें। हो सके तो महादेव का अगर आप रुद्राभिषेक भी इस पीरियड में करवा सकते हैं किसी बृहस्पतिवार को, तो वो भी अच्छा रहेगा। कभी कभी नहीं अरेंज हो पाता, पंडित जी फ्री नहीं होते, लेकिन अगर करवा सकते हैं तो एक लघु रुद्री करवा लीजिएगा, भले ही बड़ा नहीं करा, एक लघु रुद्री भी करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।